हेलो दोस्तों। तो चलिए आज फिर से चलते हैं कहानी के अगले भाग पार्ट 30 फिर मिलोगी का आखिरी भाग। चलिए सुनते हैं कहानी कि इस कहानी के आखिरी भाग में क्या क्या होता है। सना ने वसुधा को बीच में रोका। हाँ, एक एज के बाद पेरेंट्स का कंट्रोल बुरा लगने लगता है। इसका ये मतलब नहीं कि हम उन्हें प्यार नहीं करते। असल में हर आदमी की सोच, रहना, खाना, सोने की टाइमिंग की आदत बन जाती है। मुझे अब इतना अकेले रहने की आदत हो चुकी है कि गोंदिया में मम्मी पापा जब जोर जोर से हंसी मजाक करते हैं तो एक लिमिट के बाद घबराहट होती है। मैं सबको चुप रहने को नहीं बोल सकती। सबका खाना स्पाइसी बन रहा है तो मेरे अकेले के लिए अलग नहीं बनवाती। मुझे घंटों अकेले रहना पसंद है। गोंदिया में 4 दिन के लिए एडजस्ट कर लेती हूँ, मगर लंबे समय तक ये एडजस्टमेंट करने पर मैं खुद को खो दूंगी। एकांत मुझे बहुत प्रोडक्टिव रखता है, आइडियाज देता है। मैं अपने फील्ड के लोगों से घिरा रहना चाहती हूँ। मेरे पापा इस बात को समझते हैं। वो खुद बोलते हैं जब हम एक साथ एकदम हाथ पैर से लाचार होंगे तभी मुंबई आएंगे, क्योंकि हमारे आने से तुम्हारी लाइफ डिस्टर्ब होगी। एक घर में रहते हुए बहुत दिनों तक सबके मुताबिक एडजस्ट करते करते आदमी भीतर से खत्म हो जाता है। शैंकी और मैं मम्मी पापा को जान से ज्यादा प्यार करते हैं, मगर खुद को भीतर से बचाए रखना बहुत जरूरी है। इस बीच मीकू वसुधा के पास उसका मोबाइल मांगने आया। उसे सभी बच्चों के साथ मोबाइल पर कोई गेम खेलना था। वसुधा ने मीकू के सर पर हाथ फेरकर केवल एक राउंड खेलने के बाद मोबाइल लौटाने की हिदायत देकर भेज दिया। सना ने मीकू की ओर प्रेम से देखते हुए कहा, मम्मी पापा ने 1-2 बार समझाने की कोशिश की कि यदि मैं शादी नहीं करना चाहती तो ना करूं, मगर एक लड़की गोद ले लूं ताकि आगे चलकर यदि उसे पता भी चले कि मैं उसकी बायोलॉजिकल मदर नहीं हूं तो लड़कियां एहसान मानती हैं, वो बुढ़ापे में भी देखभाल कर लेंगी। यार हद है। मतलब एक नन्ही सी जान को अनाथ आश्रम से चुनूंगी ये सोचकर मेरी बच्ची मेरे फ्यूचर की केयर टेकर है। बड़ा होने के बाद उस बच्ची की अपनी दुनिया होगी। बच्चे अपने बुढ़ापे को सिक्योर करने पैदा नहीं किए जाते। मैंने इतने पैसे कमा लिए हैं कि प्रोफेशनल कंपनी से नर्स रख सकूं। वो नर्स कम से कम मेरे ज्यादा जीने की प्रार्थना करेगी, क्योंकि इसकी सैलरी मेरे बैंक अकाउंट से ही तो जाएगी। सना ने बाहर वाले कमरे में मीकू का खाना घर के दूसरे बच्चों के साथ लगवा दिया। पास ही पड़े अपने सूटकेस को जमीन पर लिटाकर खोला। सना के सूटकेस, हैंडबैग, स्लीपर उसकी समृद्धि का बयान कर रहे थे। एक पॉलिथीन वसुधा की तरफ बढ़ा दिया। मीकू के लिए चॉकलेट और तेरे लिए आसमानी रंग का सूट है। तुझे याद है हॉस्टल से तू एक बार आसमानी सूट में अपनी कजिन के सगाई में गई थी? मुझे उसमें तो बहुत सुंदर लगी थी। इतने सालों में जब जब तुझे याद किया उसी सूट में याद किया। वसुधा को बरसों पहले नागपुर की वो बरसाती सुबह और आशीष याद आ गया। वो लड़की जो हॉस्टल से बाल खोलकर ऑटो में निकली थी, वो आज की चिड़चिड़ी वसुधा तो नहीं थी। मालूम नहीं वो लड़की कौन थी, मर गई या जिंदा है। सना एक ही थाली में दोनों का खाना लेकर आ गई। सना, तेरे घर वाले जिद नहीं करते सेकंड मैरिज की? वसुधा, जिद करना तो एक तरीके का दबाव है। वो लोग पहले केवल समझाते थे कि कर लो शादी। पापा के लिए उनके बच्चों की इच्छा सुप्रीम है। तुझे बताऊंगी तो भरोसा नहीं होगा। जब मैं छोटी थी तो मम्मी को जिद करने लगी, अभी ही हलवा खाऊंगी, मगर मेरे स्कूल जाने का टाइम हो चुका था। मम्मी ने कहा स्कूल से लौटा तो शाम को बनाकर खिला दूंगी। दादी ने मम्मी को कहा कि अभी क्यों नहीं बना देती, अभी भी स्कूल के लिए 10 मिनट है, लड़की हलवा खाकर जा सकती है। मम्मी किसी और काम में लगी थी तो टालने के लिए बोली कि बोल तो रही हूँ कि स्कूल से लौटेगी तो हलवा बनाकर खिला दूंगी। दादी ने फिर मम्मी से जो कहा ना वसुधा, उसको सुनकर मैं भी हिल गई थी। उन्होंने मम्मी को डांटा, क्या तुम पक्का जानती हो कि वो स्कूल से लौटेगी या नहीं? यदि आज उसका रिक्शा पलट जाए और कुछ हो जाता तो तुम जिंदगी भर को खुद ये सोचकर कोसोगी कि उसने हलवा बनाने कहा था, मैं नहीं खिला पाई। बच्चे की जो छोटी बातें मान सकते हैं जरूर मानो, क्योंकि वो तुम्हारे पर आश्रित है। एक उम्र के बाद तुमसे कुछ नहीं मांगेंगे। यदि मेरी शादी के केवल 2 महीने बाद भी लगता कि मेरी और आनंद की पटरी नहीं बैठ रही है, तब भी मेरे पापा बोलते कि कोई बात नहीं, घर आ जा। एक गलत लड़के के पीछे जिंदगी बर्बाद नहीं करना।
मेरे पेरेंट्स हर हाल हर फैसले में मेरे साथ रहे, इसलिए आंगन के बाहर की दुनिया क्या सोचती है हमको मतलब नहीं रहा। मुझ पर कभी भी सेकंड मैरिज के लिए यह बोलकर प्रेशर नहीं डाला कि हम तुम्हारे माँ बाप में भला ही सोचेंगे। यदि मैं कंफर्टेबल नहीं हूं तो बिल्कुल मत करो। इंसान का जन्म शादी करने के लिए नहीं होता। माँ बाप यदि बच्चों को सुखद बचपन देते हैं तो वो जमीन जायदाद देने से ज्यादा बड़ी विरासत है। पूनम अब भी वो याद करती है कि वो मम्मी से पूड़ी तलने बोलने से डरती थी, क्योंकि वो बोल देती थी इस महीने होली थी तेल ज्यादा लग गया। हलवा खाने का मन होने पर बोल देती थी कि दिवाली थी इस महीने 4 किलो शक्कर खर्च हो गई। कभी कुछ अच्छा खाने का मन हुआ तो आंटी पूनम को चटोरी बोलकर डांट देती थी। आज पूनम को उनके पैसों की कोई जरूरत नहीं है। मेरी दादी कहती थी कि जिस घर का मर्द राशन और औरत मेहमानों की खाई रोटियों का हिसाब रखे, वो लोग पैसे तो जोड़ सकते हैं लेकिन इंसान नहीं। तो शादी नहीं करना चाहती और रेवा डिप्रेशन की दवा ले रही है कि शादी नहीं हो रही है। अरे यार, ये रेवा को सारे फ्लेवर की आइसक्रीम चाहिए। उसको मालूम ही नहीं है कि हर फ्लेवर का अलग जायका है। आप उसमें से कुछ लिमिटेड को ही खा पाओगे। दूसरे की आइसक्रीम पर नजर है तो अपनी आइसक्रीम का स्वाद कैसे लोगे। मीकू बच्चों के साथ उनके कमरे में बैठकर कोई हॉलीवुड की फिल्म देख रहा था। सना और वसुधा की फ्लाइट के बीच 15 मिनट का फर्क था। सना बताने लगी, तेरे को मालूम है, शैंकी का एक भव्या नाम की लड़की से अफेयर था। लड़की के घर वाले नहीं माने। शैंकी और उस लड़की पर क्या बीती मैं क्या बताऊं। मेरे पापा ने शैंकी से कहा भी कि भव्या बालिग है, उसको बोल घर छोड़कर आ जाए, हम शादी करवा देंगे। वो लड़की पेरेंट्स को नाराज नहीं करना चाहती थी। शैंकी ने अपनी बेटी का नाम भव्या रखा है। यार मतलब माँ बाप बच्चे को पालते हैं तो बच्चों को अपने पेरेंट्स का कर्जा उतारने उनका कहाँ मानना चाहिए। जो बच्चे माँ बाप को घर में रखकर 2 वक्त का खाना खिला रहे हैं, तो क्या माँ बाप भी इसे उनका एहसान मानेंगे। माँ बाप को तो बच्चों ने पैदा नहीं किया, जबकि बच्चे तो माँ बाप की मर्जी से आए हैं, तो संतान को पालकर एहसान तो नहीं कर रहे। वसुधा ने पूछा, कॉलेज के बाद और किसी से मुलाकात हुई, कोई कभी मिला। सना को जैसे कुछ याद आया और चहक गई। अरे एक सीनियर जिस पर सभी लड़कियां लाइन मारती थी, अब्दुल कुरैशी याद है। वसुधा ने सना के हाथों ताली मारी। अब्दुल को कौन भूल सकता है यार, भूलने लायक आइटम ही नहीं था। सना हंसी। बस अब सुन, उस टाइम तो ये कॉलेज में हमको देखना तो दूर पहचानता तक नहीं था। मेरे इंस्टा के नीचे किसी अब्दुल माजिद का कमेंट पढ़ा, सना जी आपके बोलने का अंदाज बहुत इम्प्रेसिव है। बंदे का नाम देखकर मैं उसके प्रोफाइल में गई तो देखा, ओ तेरी, ये तो अपना अब्दुल निकला। मैं तो पहचान गई थी, फिर भी नखरे दिखाकर पूछा, क्या आप नागपुर से हैं। बंदे का तुरंत रिप्लाई आया, सना जी आप मुझे कैसे जानती हैं। साला अब क्या जवाब दूं। तू पूछ रहा है कि मैं तुझे कैसे पहचानती हूँ। तू तो मेरा लगते जिगर था, नूरे चश्म था, जान था, ईमान था। साला शराफत से फिर लिखना पड़ा, मैं आपको नहीं जानती। असल में एक और अब्दुल माजिद नागपुर से ही मेरा फ्रेंड था, मगर अभी आपकी प्रोफाइल देखी, आप वो नहीं हो। साला उसने लगातार मैसेज शुरू कर दिए। कॉलेज में जब उसे लाइन मारना चाहिए था तब हमको भाव नहीं दिया था, जनाब को फिर ब्लॉक किया। तुझे याद है प्रतिमा राठौर, वो अब्दुल के लिए एक पैरोडी गाती थी, देखो देखो जानम हम दिल अपना तेरे लिए लाए, सोचो सोचो दुनिया में क्यों आए, तेरे लिए आए। अब्दुल हमें चाहे अब्दुल हमें भूले, हम तो बने रहेंगे अब्दुल के साए। देखो देखो जानम हम। वसुधा और सना ठहाकों में डूब गई। सना और वसुधा एयरपोर्ट के लिए एक ही टैक्सी में साथ निकले। सना के मोबाइल पर लगातार रिकॉर्डिंग, इंटरव्यू, इवेंट मैनेजमेंट वालों के फोन आते रहे। नागपुर के चमचमाते एयरपोर्ट पर दोनों के अलग होने का समय आ गया। सना ने मीकू को रुपए भरा एक लिफाफा पकड़ाया और वसुधा से देर तक लिपटी रही। दोनों एक दूसरे की देहगंध छीनती थी। बरसों पहले गुजरे वक्त की ईमानदार साझेदार थी, शुभ चिंतक थी। आत्मा से जुड़ी औरतें जब गले लगती हैं तो जख्मों को मलहम लगाती हैं। आसपास से गुजरते लोगों से बेपरवाह दो जोड़ी आंखें आज वैसी ही नम थी जैसे बरसों पहले हॉस्टल के आखिरी दिन। वसुधा का गला भर्रा गया। ईश्वर जाने अब कब मिलेंगे। हम घरेलू औरतों के भाग्य में सास की तबीयत, बच्चे के एग्जाम, मायके के फंक्शन, नंद आ रही है जैसी बातों के बीच दूर शहर रहने वाली
किसी सहेली से मिलने जाना आवारगी और फिजूल खर्ची है। फोन करना मैं नहीं करूंगी क्योंकि तू बहुत बिजी रहती है। सना अब इस भावुक लम्हे के बोझिलपन को और नहीं खींचना चाहती थी। वसुधा, तेरे भीतर जो खालीपन है ना, उससे उबरने की कोशिश कर। एक हद के बाद गुम सामान को ढूंढना, अधूरे ख्वाब का पीछा कर और बिछड़े को पुकारना छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। चल बाय। सूटकेस सरकाती सना को जाते हुए वसुधा एकटक देख रही थी। सफेद ट्राउजर, ग्रीन टी शर्ट और महंगे स्पोर्ट शूज पहनी कितनी आधुनिक लग रही थी। सना थोड़ी दूर गई, ठिठकी और वापस आई। वसुधा, कॉलेज में एग्जाम के दिन उस चॉकलेटी आंखें और डिंपल वाले लड़के ने कॉरिडोर में मुझसे पूछा था कि वसुधा शुक्ला किस रूम में मिलेगी, और एग्जाम खत्म होने के बाद तू गायब, और हमें खबर भिजवा दी कि नीरज भैया के साथ जा रही हो। अगले पूरा दिन भी तू अचानक ही नागपुर में प्रकट हुई किसी बुआ के घर फंक्शन में गई थी, वो भी तब जब एग्जाम चल रहे थे। वो लड़का तेरे भीतर खुद को इतना तो छोड़ ही गया है कि तू अब भी इस दुनिया को प्यार लौटा पाए। चल मेरी जान, बाय। वसुधा सना को कांच की दीवार के पार जाते देखती रही। तो सना को सब मालूम था। मीकू पास के स्टोर पर चिप्स लेने चला गया। लाइट का इंतजार करती वसुधा ने मोबाइल पर टाइप करना शुरू किया। टूट के बादल जब भिगो दे तुमको फिर भी, मन सूखा रहे तब किससे कहोगे। झरझराता सावन पलकों में ठहरे, ऐसी बिरहन बरसातों में बताओ फिर क्या करोगे। नदियां सी लहलहे गलियों में और तुम भीतर भीतर जलो, फिर क्या करोगे। जमी से आसमां तक झमाझम धुआं हो, कमरे में पतझड़ झड़े, फिर क्या करोगे। लथपथ बूंदों से आंगन तरबतर हो तुम्हारा, बंजर अरमानों की धूल उड़े, क्या करोगे। पुरानी यादों की बिसरी बिसरी लड़ियां बौछार में नवेली बन झूले, फिर क्या करोगे। जर्रे जर्रे को मिली नमी की जब इनायत, तुम तन्हा सूखे फिर फरियाद किससे करोगे। पत्ता पत्ता कुदरत के करम में नहाया, तुम एक तरस के रह जाओ, फिर क्या करोगे। टाइपिंग खत्म कर मन इतना हल्का लग रहा था जैसे उससे अभी अभी बात हुई। तभी नलिन का फोन आ गया। हाँ, बस अब लोग 5 मिनट में फ्लाइट के भीतर होंगे। मीकू क्या कर रहा है। अरे वो टैब में गेम खेल रहा है। आपका डिनर हो गया। हाँ चलो, कल से तुम्हारे हाथ का खाना खाने को मिलेगा। कुक ने बहुत बुरा बनाया, हम सबकी तबीयत खराब हो गई। चलो रखूं अभी। आशीष और मेरी मुलाकात के बारे में सना जानती थी। सारा ढोंग पकड़ा गया, जैसे एक शालीन बेटी की छवि को धक्का पहुंचा, जैसे साफ सुथरे दामन पर दाग लग गया, जैसे नलिन के साथ दगा किया। सना साक्षी है कि मैं सज धज कर आशीष से मिलने गई थी। वो गवाह है कि मैंने अपने परिवार के साथ गद्दारी की थी। लग रहा है जैसे उसने एयरपोर्ट में सबके सामने मेरे कपड़े खींच दिए। अब शायद सना को कभी फोन नहीं कर पाऊंगी, और पूनम खुद किसी को फोन नहीं करेगी। रेवा के घंटों नेगेटिव बातों से तंग आकर मैंने खुद उसे ब्लॉक कर दिया है। जीवन से हम सबको किस चीज की तलाश है। बाबा ने अपनी जिंदगी से क्या पाया, 2 बच्चे। दादी को मरते समय बुआ की याद नहीं आई होगी। बाबा और मुन्ना चाचा के डर से अपनी ही इकलौती बेटी के लिए तरस कर रह गई। जीवित बच्चे को नहीं देख पाना क्या एक माँ के लिए त्रासदी नहीं है। किसी ने दादी के मन को टटोला। दादी को क्या मिला अपनी जिंदगी से। क्या बुआ ने सोचा था कि माँ बाप, घर बार, भाई भाभी को एक नजर नहीं देख पाएंगी। आज मेरी माँ उस सोने आंगन में अपनी मौत के इंतजार में चुप उम्र गुजार रही है। नीरज भैया अधेड़ उम्र में अब कुछ कुछ बाबा जैसे दिखने लगे हैं, खासकर जब रात में दुकान से लौटते हैं। इंजीनियर बनना चाहते थे। बाबा के रहते एक दिन दुकान में नहीं बैठे। कहते थे ब्लाउज और चड्डी खरीदने आई औरतों से 1-1 रुपए के लिए झिकझिक नहीं कर सकता। देखना जिस दिन दिल्ली मुंबई में जॉब लगेगी तो धूमधाम से बाबा की दुकान बंद करवा दूंगा। अब उसी दुकान में मोल भाव करते ग्राहक पूरी दुकान बिखेर कर बिना खरीदे चले जाते हैं, और नीरज भैया वापस सारे कपड़े तय करते हैं। नागपुर में जिस लड़की को बाइक पर घुमाते थे, क्या वो याद आती होगी उन्हें। शैंकी तो नहीं भुला पाया भव्या को, तभी तो बेटी का नाम भव्या रखा।
अभी पूनम कहाँ और किस हाल में होगी? अपने बच्चों से दूर होकर खुश रह पाएगी? रेवा न्यूयॉर्क में अकेली भटक रही है, इस बात से हताश कि यदि वो मर जाए तो उसके अमेरिकी पड़ोसी पुलिस को कॉल करके बोलेंगे कि एक इंडियन सिंगल लेडी के घर से बदबू आ रही है, लेकिन कॉल बेल नहीं बजाएंगे। एक दिन फोन पर बताते हुए रो ही दी थी, वसुधा यार कल मैं न्यूयॉर्क के एक इंडियन स्टोर से नींबू का अचार खरीदी और इतनी खुश हो गई। मेरी नानी के घर जैसा अचार बनता था वैसा ही दिख रहा था। जनरली मैं ऑफिस में ही लगे बुफे में डिनर और लंच कर लेती हूँ, क्योंकि हमारे लिए फ्री होता है। आज नहीं किया कि घर जाकर अचार के साथ खाने को गर्म पूरियां बनाऊंगी। एक तो अकेले के लिए मैं कुछ पकाती नहीं हूँ। इंडियन फूड पकाने का मतलब किचन में बहुत टाइम लगता है। फिर यहाँ किचन में बर्तन धोने से लेकर सारे काम खुद को ही करने पड़ते हैं। आज गर्म पूरी तलने की खुशबू से ही मैं पागल हो गई। थाली में पूरियां लेकर जब अचार की बोतल खोलने की कोशिश की तो ढक्कन की सील इतनी टाइट थी कि खुला ही नहीं। मेरे पास एक आदमी नहीं जिससे कह सकूं कि तुम भी ट्राई करो। ढक्कन खोलने की कोशिश में हाथ लाल हो गए, पूरियां ठंडी हो गईं। मैंने फ्रस्ट्रेशन में कांच की बोतल फ्लोर में पटक कर तोड़ दी। खूब रोई अपने अकेलेपन पर। चुप होने के बाद फ्लोर से अचार उठाकर खाई। वसुधा तो सोच नहीं सकती अकेला होना क्या होता है। यहाँ सड़क पर, मॉल में, हर जगह कपल्स या लोग फैमिली में घूमते हैं। अमेरिका में वीकेंड के 2 दिन पार्टी कल्चर है। मुझे ऑफिस के वर्किंग डेज ही ठीक लगते हैं। इंडिया में फिर भी घर पर काम करने मेड्स आते हैं, कचरा लेने वाला आता है। यहाँ कचरा भी आप बाहर जाकर सड़क किनारे रखे बॉक्स में डंप करो। मतलब मैं 15 दिन नहीं निकली तो कॉल बेल बजाने वाला कोई नहीं। सना व्यस्त है या खालीपन से जूझने, काम के बोझ से खुद को लादा हुआ है, मालूम नहीं। सपनों से भरे आनंद राय ने कभी सोचा नहीं होगा कि एक सेकंड का हादसा होगा और वो सना को ऐसे छोड़कर चला जाएगा। आज की तारीख में सना, रेवा, पूनम तीनों निपट अकेली और तीनों अपनी मर्जी के मालिक हैं। मैं कुछ घंटों बाद उस घर में घुसूंगी जहाँ की एक भी दीवार का रंग मेरी पसंद पूछकर नहीं किया जाता। हो सकता है मम्मी जी और पापा जी भी मुझ जैसी बहू नहीं चाहते थे और बेमन से निभा रहे हैं। 18 साल पहले शिलांग से नागपुर पहुंचा लड़का अपनी लाइफ से क्या चाहता था? हम सब लोग आज से 15-20 साल पहले क्या अपनी जिंदगी से यही चाहते थे? क्या हमारे सपने, उम्मीद, प्राथमिकताएं उम्र के साथ बदलती हैं? मैंने बरसात की एक शाम जिस आशीष से विदा ली थी, वो आशीष भी अब कोई और ही आशीष बन चुका होगा। यदि हम उम्र के साथ नहीं बदले तो भीतर से खत्म हो जाएंगे। यदि हर दिन जिंदगी को शुक्रिया नहीं कहा तो शिकायतों का पहाड़ खड़ा कर लेंगे, जिसके नजदीक कोई भी खड़ा नहीं होना चाहेगा। जिंदगी समंदर की तरह क्यों है? किनारे पर लहरों की हलचल है, मगर गहराई में नीरव गतिहीनता। तभी फ्लाइट में करने गेट पर बोर्डिंग की घोषणा हो गई। वसुधा और मीकू यात्रियों के संग कतारबद्ध हो धीरे धीरे बढ़ने लगे। अपनी सीट पर आंखें मूंदी वसुधा को सना से हुई मुलाकात बेमानी, बेमतलब लगने लगी। क्यों? मालूम नहीं। जब तक मिली नहीं थी तब तक 18 साल पहले की स्मृतियां थीं। मुलाकात होने के बाद वो सुखद यादें बिखर गईं। क्यों मैंने गुजरे हुए मीठे समय को इस मुलाकात से नष्ट कर दिया? ऊपर वाले ने मुसाफिर भेजे और मुसाफिरों ने दुनिया नाम की इस सराय को ठौर मान लिया। ऊपर वाले ने मंच पर कठपुतलियां उतारी। कठपुतलियों ने डोर की गति को अपनी ताकत मान लिया। भूल गई कि मंच के पीछे से डोर खींचते ही खेल खत्म हो जाएगा। ऊपर वाले ने मल्लाहों को दरिया में उतारा। मल्लाह भूल गए कश्ती, पतवार, लंगर और लहरें किसी और के नियंत्रण में है। वो तो बस कश्ती में सवार है। गजब तो यह है कि कठपुतलियां हर रोज टूटती देख रही हैं। मल्लाह कश्ती डूबते देख रहे हैं, मुसाफिर सराय से लोगों को जाते देख रहे हैं, मगर वे भूल जाते हैं कि किसी भी समय उनके खेल समाप्ति की घंटी बज सकती है। हम सब एक दूसरे से हंसकर मिलते हैं, बातें करते हैं, पिक्स खिंचवाते हैं, मगर ये बात कोई नहीं जान पाता है कि भीड़ में दूसरे के भीतर कितना अकेलापन है। कोई कितना झूठा मुस्कुरा रहा है। ईश्वर की दी हुई जिंदगी में दर्द, बिछोह, सपनों के बिखरने और रिश्तों के टूटने का दर्द जीवन के आखिरी दिनों तक मिलता रहेगा।
सबके जीवन में बुरा समय आता है, बीत भी जाता है। नई खुशियों पर लोग फिर से धीरे धीरे मुस्कुराना सीख जाते हैं। जिंदगी है, आगे बढ़ेगी ही। लंबे चले किसी बुरे समय के दौरान कि अपनी ही किसी तस्वीर में देख खुद के लिए करुणा उपजती है। तस्वीर की अपनी वो छद्म हंसी एक अरसे बाद भी उदास कर देती है। कोई नहीं समझ पाया था कि मुझ पर क्या गुजर रही थी। कैसे मैंने काट लिए महीनों के लंबे रत जगे, जबकि वो जलजला काफी था जान लेने की खातिर। ऊपर वाला जब जब अंधेरा करता है तब तब खुद को दिया सलाई ढूंढने में व्यस्त कर लेना। अंधेरे कमरे में टटोलते हुए चिराग हाथ ना भी लगे तब भी ढूंढने की कोशिश में कम से कम स्याह समय बीत जाता है। कभी कभी हमारा कोई दुख इतना निजी होता है जितना एग्जाम में मिला रोल नंबर। ढाढ़स देने वाला गले भी लगाए तो उसके आलिंगन में सिर्फ बदन जाता है, कोरी रूह अछूती ही रह जाती है, कहीं अकेली मातम मना रही होती है। कभी कभी लगता है जीने का एक मौका और मिलता तो सही तरीके से खेलते, मगर ऊपर वाले के यहाँ रीस्टार्ट का ऑप्शन नहीं होता। जिंदगी को जितनी गंभीरता से लो उतनी ही पीड़ा होगी। इसे तो कुछ इस तरह जियो कि उम्र एक सड़क है और सिर्फ चलना है, दुनिया एक चित्र है और देखना है, तारीखें एक दरिया हैं और हमें फकत बहते जाना है। हम इंतजार करते हैं कि एक दिन जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो जी लेंगे। अभी तो उम्र पड़ी है। असल में सब कुछ ठीक कभी नहीं होता। ख्वाहिशें पूरी होते ही 4 दिन में मोल खो देती है। भीतर वही खालीपन। चांद भी अगर झोली में आ जाए तो राई का दाना हो जाएगा। लोग मिलेंगे, बिछड़ेंगे, आस बनेगी, टूटेगी, ख्वाब बिखरते संवरते रहेंगे। जीवन बहुत छोटा है। जीवन को व्यवस्थित करने की अत्यधिक चाक चौबंद व्यवस्था करने वालों को अंत में समझ आता है कि सफर का सबसे हसीन हिस्सा परफेक्शन में गुजर गया। जीवन में हर वक्त कुछ न कुछ मिसिंग होगा ही। जीवन की पूर्णता को अपूर्णताओं के बीच ही तलाशना है। सांसारिक सफलता, पद, पैसे, प्रतिष्ठा से घर भरने के साधन जरूर खरीद सकते हैं। इनसे लोग खरीदे जा सकते हैं, रिश्ते नहीं। असल कामयाबी बुरे समय को भी संयत तरीके से गुजार देने में है। यदि चंद ऐसे रिश्ते हैं जो बदन नहीं रूह को गले लगाते हैं, तो अपनी नजदीकियों से पलके नम कर देते हैं, तो आपका जीवन सुंदर और सफल है। यदि कुछ लोग लंबा सफर तय करके समय निकाल कर मिलने आते हैं तो हम कामयाब हैं। क्षितिज को मंजिल समझने वालों के हिस्से सिर्फ थकान आती है। यदि अपनी अपूर्णताओं के साथ मुस्कुरा रहे हैं तो हम पूर्ण हैं। ये दुनिया भी एक हॉस्टल की तरह नहीं है। हर आदमी तय समय बिताने आया है। मन की जमीन पर जिंदगी से झड़े सारे दुख इकट्ठे हो जाते हैं। कभी इतनी तेज हवा क्यों नहीं चलती कि मेरे सारे दर्द उड़ जाएं और जमीन हल्की हो जाए। नवंबर में पत्तों के साथ साथ ऐसी उदासी झड़ाता है मौसम की, गुजरते वक्त का हर पहलू महसूस होता है, हर पल महसूस होता है। इस महीने में ऐसा क्या है कि समय सिर्फ घड़ी में बह रहा है, जहन में नहीं। एक उम्र में आने के बाद पतझड़ की तरह ही एक एक कर सारे सपने भी झड़ते चले जाते हैं। जो है ठीक है। किसी चाहना के लिए विकलता नहीं, किसी अवसर के लिए बेसब्री नहीं। ठूठ की तरह शांत रह बेध्यानी में खुद को भूल जाना। पतझड़ के पेड़ भी कितनी भी कोशिश या कामना करें नए पत्तों की, लेकिन समय के पहले नहीं आएंगे। नवंबर के अलसाए महीने में कुदरत का ढीलापन मन पर हावी होने लगता है। जीवन भी कहता है कि सब कुछ तेरे वश में नहीं, तो अच्छा बुरा बस गुजर जाने दे। अनुभवी इंसान भी पेड़ बन जाता है। समय आने पर ही सब सही होगा। बेख्वाहिश मिजाज में रहते हुए सब्र रखना। पकी उम्र के लोगों में खिन्नता, ईर्ष्या, क्रोध और अधीरता देखने पर करुणा उपजती है कि उसने जीवन से कुछ नहीं सीखा। जिंदगी के सफर में चाहतों का सामान जितना अधिक होगा, मुसाफिर को उतनी मुश्किलें होंगी। राहत के लिए ख्वाहिशों का बोझ कम ढोना। इस बार का नवंबर अपनी लुनाई खो रहा है। नजारे बदरंग हो रहे हैं। हवा में रुखाई आ गई है। ऐसा समय जब कोई बेहद अजीज लंबे समय साथ रहने के बाद घर से विदा होने के लिए दरवाजे पर खड़ा है। खाली खाली घर, खाली खाली मन। कुछ लोगों से हुई भेंट अनमना करती है।
इस बार वर्धा जाने पर हुई मुलाकातों की तासीर में वही उदासी है। विचारों के झंझावत से जूझती वसुधा को तभी एक झटके ने एहसास दिलाया कि विमान के चक्के दिल्ली के रनवे को छू चुके हैं। उम्मीद है दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, और सुनते रहिए कहानी, बने रहिए हमारे साथ स्टोरी टाइम विद आरती। थैंक यू सो मच।